हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीएचए सेंट्रल एग्जाम क्लास 11th के लिए बायोलॉजी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जो कि दोस्तों 2016 में पूछे गए थे। तो दोस्तों, वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, ये भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम और ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोज लेकर आए, उनकी नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और ये रहा क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने। क्वेश्चन फर्स्ट है, द हार्मोन विच हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज इज, यानी ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में परिवर्तन में निम्न हार्मोन सहायक है। आपको बताना है दोस्तों, कौन सा हार्मोन है जो कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। पहला दोस्तों ग्लूकागोन, दूसरा है इंसुलिन, तीसरा है थायरोक्सिन, चौथा है दोस्तों कैल्सिटोनिन। तो आपको बताना है कौन सा हार्मोन दोस्तों ग्लूकोजन से ग्लूकोज में बदलने में, कन्वर्ट करने में, परिवर्तन करने में सहायता प्रदान करता है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ग्लूकागोन। ऑप्शन ए वाला दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ ह्यूमन टू यूवी यानी अल्ट्रावायलेट रेज रिजल्ट्स इन, यानी पराबैंगनी किरणों के अत्यधिक संपर्क से मानव पर प्रभाव होता है। कौन सा प्रभाव होता है, क्या होता है, ये आपको बताना है। पहला दोस्तों डैमेज टू लंग्स, यानी फेफड़ों की नुकसान होता है, हानि होती है। या फिर डैमेज टू किडनी, यानी किडनी की हानि। तीसरा पेप्टिक अल्सर होता है। या फिर स्किन कैंसर यानी चर्म कैंसर होता है। तो दोस्तों, आपको पता होगा, अगर बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेज जो कि सन से आती है, सूरज से आती है, पराबैंगनी किरणें, इनके संपर्क में अगर हम बहुत ही ज़्यादा देर तक आ जाएंगे, ये दोस्तों ये क्या बहुत ही अधिक प्रभाव से आएगी। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा धूप आती है, सूर्य की किरणें एकदम गिरती है ना, तो ज़्यादा अगर हम इनके प्रभाव में आएंगे तो इनसे दोस्तों क्या हो सकता है, स्किन कैंसर भी हो सकता है। क्या हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, इससे इम्यून सिस्टम भी डैमेज हो सकता है, इम्यून सिस्टम पे भी ये फर्क डालती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर थ्री है, ए बाइसेक्सुअल फ्लावर कंटेन्स, यानी उभयलिंगी पुष्प में होते हैं। क्या होती है आपको बताना है। स्टेमन्स ओनली, केवल पुंकेसर। कार्पेल्स ओनली, केवल स्त्री केसर। एदर स्टेमन और कार्पल्स, पुंकेसर या फिर स्त्री केसर, इन दोनों में से कोई एक। बोथ स्टेमन्स एंड कार्पल्स, यानी पुंकेसर तथा स्त्री दोनों। तो आपको बताना है दोस्तों उभयलिंगी बाइसेक्सुअल, तो नाम से ही दोस्तों पता चल रहा है बाइसेक्सुअल, उभयलिंगी, जिसमें दोनों होंगे। दोनों यानी दोस्तों स्टेमन भी होगा, कार्पेल भी, पुंकेसर भी और स्त्री केसर भी। तो ऑप्शन डी वाला दोस्तों आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। तो आपको पता होगा दोस्तों, जिस फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों होते हैं, उसे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। और ये दोस्तों इनमें दोस्तों सेल्फ पोलिनेशन होती है, सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल आपको बताता हूँ दोस्तों, आपको याद रखना है। जैसे सनफ्लावर हो गया, टूलिप हो गया, लिली हो गया, ये कुछ फ्लावर है जो कि दोस्तों कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। तो एग्जाम्पल भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर है, ट्रू फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम, वास्तविक फल विकसित होता है, किससे विकसित होता है आपको बताना है। स्त्री केसर से यानी पिस्टिल से, स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र से, ओवरी यानी अंडाशय से, स्टाइल यानी वर्तिका से। तो आपको बताना है ट्रू फ्रूट किससे डेवलप होता है। तो ये भी दोस्तों आपने पढ़ा होगा, जो ट्रू दो प्रकार के दोस्तों, एक तो होता है ट्रू फ्रूट और एक आपने फॉल्स फ्रूट भी सुना होगा। दोस्तों जो ट्रू फ्रूट होता है वो दोस्तों किससे, ओवरी से यानी कि अंडाशय से विकसित होता है, डेवलप होता है। लेकिन जो फॉल्स फ्रूट होता है वो बाकी जो पार्ट्स हो गए फ्लावर के, उनसे डेवलप होता है। तो यानी ओवरी ऑप्शन से आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर फाइव है, पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स इज, यानी न्यूरॉन का वह भाग होता है जिसके द्वारा जानकारी विद्युत आवेग के रूप में आगे बढ़ती है। तो दोस्तों आपको बताना है न्यूरॉन का कौन सा भाग है जिसके थ्रू जो सिग्नल्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स होते हैं, वो आगे ट्रेवल करते हैं एज इंफॉर्मेशन। तो पहला दोस्तों एक्सन, दूसरा डेंड्राइट, तीसरा दोस्तों सेल बॉडी, चौथा दोस्तों नर्व एंडिंग। तो आपको बताना है दोस्तों कौन सा यहाँ पे सही उत्तर होगा। दोस्तों जो एक्सन होता है, इसके थ्रू, ये दोस्तों एक न्यूरॉन का पार्ट होता है जिसके थ्रू दोस्तों कोई भी इंफॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में आगे बढ़ती है। तो ऑप्शन ए वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर सिक्स है, टेनिन्स आर, टेनिन क्या होते हैं आपको बताना है। पहला दोस्तों एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, दूसरा प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, ये फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, ये फिर ए और सी दोनों होते हैं, यानी कि एरोमेटिक भी होते हैं और सेकेंडरी भी होते हैं। तो आपको बताना है दोस्तों कौन सा यहाँ पे सही उत्तर होगा। दोस्तों जो टेनिन है वो एरोमेटिक कंपाउंड और सेकेंडरी मेटाबोलाइट दोनों होते हैं, तो ए और सी वाला ऑप्शन आपका सही यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेवन है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज,
गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? बहुत ही दोस्तों इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा। जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की, वो क्या होती है दोस्तों? नेफ्रॉन होती है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ क्रस्टेशियंस आर। क्रस्टेशियन में उत्सर्जी अंग कौन से होते हैं? नेफ्रीडिया, फ्लेम कोशिकाएं यानी कि फ्लेम सेल्स, या फिर ग्रीन ग्रंथि यानी ग्रीन ग्लैंड्स, या फिर दोस्तों मालपीजियन ट्यूबुलस। तो आपको बताना है क्रस्टेशियंस में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है। दोस्तों इसमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं क्रस्टेशियन में, वो ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं, ग्रीन ग्रंथियां। तो ऑप्शन सी वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है लिम्फ डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन, यानी नसिका और रक्त में क्या डिफरेंस है? किस चीज़ का डिफरेंस होता है? प्रोटीन का, या फिर आरबीसी यानी लाल रक्त कणों का, या फिर प्लेटलेट्स का, या फिर दोस्तों दोनों बी और सी यानी कि आरबीसी का भी और प्लेटलेट्स का भी। तो आपको बताना है दोस्तों जो लिम्फ है वो ब्लड से किस प्रकार अलग होता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो आपको पता होगा जो लिम्फ होता है उसमें क्या नहीं होता? आरबीसी, डब्ल्यूबीटी, प्लेटलेट्स नहीं होते, लेकिन दोस्तों ब्लड में होते हैं। इसका मतलब दोस्तों आरबीसी और प्लेटलेट, इन दोनों के कारण दोस्तों जो ब्लड और लिम्फ है वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो बी और सी दोनों यानी ऑप्शन डी वाला आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी इज। शरीर का कठोरतम भाग कौन सा होता है? पहला दोस्तों इनेमल, दूसरा है बोन यानी अस्थि हड्डी, तीसरा दोस्तों संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू, चौथा दोस्तों कैरोटीन। तो आपको बताना है सबसे कठोर भाग। ये आपको पता होगा दोस्तों हमारे शरीर में जो सबसे कठोर भाग है वो दांत होता है। दांत का कौन सा भाग? एनिमल होता है दोस्तों। ऑप्शन ए वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है इन रेस्पिरेशन द एनर्जी रिलीज इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, यानी श्वसन में वियुक्त ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? जब दोस्तों सांस लेते हैं, श्वसन प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन होती है, तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो किसकी फॉर्म में स्टोर होती है? एटीपी की, या फिर एटीपी प्लस एडीपी, या फिर यहाँ पे दोस्तों पायरुविक एसिड की, या फिर लैक्टिक एसिड के फॉर्म में मतलब कि स्टोर होती है, आपको बताना है। तो दोस्तों आपको पता होगा वो किसके मतलब कि पहले मैं आपको एटीपी की दोस्तों फुल फॉर्म बता देता हूँ जिसको नहीं पता। एटीपी का मतलब होता है दोस्तों एडिनोसिन ट्राइसल्फेट और ट्राइफॉस्फेट, और एडीपी का मतलब होता है दोस्तों एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। टी का मतलब ट्राइफॉस्फेट, और डी वाले का दोस्तों मतलब यहाँ पे डाइफॉस्फेट, ठीक है ना, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो दोस्तों आपको बताना है जो रेस्पिरेशन है उसमें एनर्जी किसके रूप में मतलब स्टोर होती है? दोस्तों वो होती है, आपको पता होगा, एटीपी के फॉर्म में, यानी कि ऑप्शन ए वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। एटीपी की फॉर्म में दोस्तों वो स्टोर होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12। क्वेश्चन नंबर 12 है द फर्स्ट साइंटिस्ट हु मेड ए सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ हेरिडिटी इज। प्रथम वैज्ञानिक जिसने अनुवंशिकी का प्रणालीगत अध्ययन किया। अनुवंशिकी का प्रणालीगत अध्ययन किसने किया आपको बताना है? डार्विन ने, लेमार्क ने, मेंडल ने, या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। दोस्तों अगर बात करें सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ हेरिडिटी, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ हेरिडिटी ये किसने किया था दोस्तों? ये किया था मेंडल ने, और इसका पूरा नाम क्या था? ग्रेगर जोन मेंडल, ठीक है ना। और एक बात और आपको याद रखनी है दोस्तों, ग्रेगर जोन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आया फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, तो ये भी दोस्तों ग्रेगर जोन मेंडल को कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है विच वन ऑफ दीज इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। इनमें से कौन यौन संचारित बीमारी है? ऑप्शन ए है ट्यूबरकुलोसिस यक्ष्मा, ऑप्शन बी है मेनिंगिटिस यानी कि मस्तिष्क ज्वर, ऑप्शन सी है हेपेटाइटिस, और ऑप्शन डी है दोस्तों सिम्फिलिस। तो आपको पता होगा दोस्तों जो यौन संचारित बीमारी है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, जिसको एसटीडी भी बोल देते हैं, ठीक है ना, एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, वो कौन सी है? ऑप्शन डी सिम्फिलिस यानी गर्मी उपदंश, हिंदी में इसको बोल देते हैं सिम्फिलिस। ऑप्शन डी वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है क्रैब्स साइकिल इज आल्सो नोन एज। क्रैब्स साइकिल यानी क्रैब का चक्कर जाना जाता है किस रूप में जाना जाता है आपको बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो दोस्तों ऑप्शन ए क्या लिखा है? टीसी साइकिल, ऑप्शन बी लिखा है ग्लाइकोलिसिस, ऑप्शन सी लिखा है कैल्विन साइकिल, ऑप्शन डी लिखा है दोस्तों कार्बन साइकिल। तो आपको बताना है दोस्तों जो यहाँ पे क्रैब्स साइकिल है उसको किस नाम से और जाना जाता है। तो दोस्तों आपको पता होगा जो क्रैब्स साइकिल है उसे टीसीए साइकिल के नाम से जाना जाता है, टीसीए साइकिल। और एक और इसका दोस्तों नाम होता है सीएसी साइकिल। क्या होता है? सीएसी साइकिल। तो सीएसी साइकिल यानी सिट्रिक एसिड साइकिल भी इसको बोल देते हैं, और टीसीए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी इसको बोल देते हैं। तो इन नामों से भी दोस्तों इसको जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों जो ग्लाइकोलिसिस है इसको दोस्तों हम ईएमपी पाथवे के नाम से जानते हैं, ईएमपी पाथवे के नाम से ग्लाइकोलिसिस को जानते हैं, ठीक है ना। और एक दोस्तों काल्विन जो साइकिल है इसको C3 साइकिल के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है प्लांट्स एब्जॉर्ब
प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ, पौधों में नाइट्रोजन का अवशोषण किस रूप में होता है आपको बताना है, प्रोटीन के रूप में, या फिर नाइट्रेट नाइट्राइट यूरिया के रूप में, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के रूप में, या फिर फैट एंड ऑयल के रूप में। तो आपको बताना है दोस्तों पौधों में जो नाइट्रोजन का अवशोषण होता है, ठीक है ना, प्लांट्स क्या करते हैं नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, किस फॉर्म में करते हैं, तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए नाइट्रेट नाइट्राइट एंड यूरिया, नाइट्राइट एंड यूरिया, इनके फॉर्म में दोस्तों जो प्लांट है एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन को। तो ऑप्शन बी वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है द हार्मोन दैट प्रिपेयर्स द ह्यूमन बॉडी टू फंक्शन एट हाई एफिशिएंसी ड्यूरिंग इमरजेंसी इज, यानी हार्मोन जो मनुष्य को आपात स्थिति में अधिक क्षमता से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है वो कौन सा हार्मोन है। ऑप्शन ए है एड्रेनालिन, ऑप्शन बी है किनेटिन, ऑप्शन सी है प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन डी है दोस्तों टेस्टोस्टेरोन। तो आपको बताना है दोस्तों कौन सा हार्मोन है जो कि ह्यूमन बॉडी को क्या करता है, मतलब कि अगर कोई इमरजेंसी वाली कोई कंडीशन हो जाती है तो उसमें और भी ज़्यादा मतलब कि हाई एफिशिएंसी के साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है ना। तो कौन सा हार्मोन है आपको बताना है। तो दोस्तों आपको पता होगा वो कौन सा हार्मोन होता है, एड्रेनालिन हार्मोन होता है। ऑप्शन ए वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। और इसको दोस्तों इमरजेंसी हार्मोन भी इसीलिए बोला जाता है। अगर क्वेश्चन आए दोस्तों इमरजेंसी हार्मोन किसे कहा जाता है, तो एड्रेनालिन हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है ह्यूमन नर्वस सिस्टम मेड अप ऑफ स्पेशल सेल्स इज कॉल्ड, जो मानव स्नायु तंत्र की विशेष कोशिकाएं हैं उनको क्या कहा जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए है दोस्तों उपकला कोशिकाएं यानी कि एपिथेलिकल सेल्स, या फिर एलिवियोली, या फिर न्यूरॉन्स, या फिर एक्सोन्स अक्षय तंतु। तो आपको बताना है दोस्तों जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम की जो स्पेशल सेल है उनको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आपको पता होगा उनको क्या कहा जाता है, नर्व सेल्स कहा जाता है, या फिर न्यूरॉन्स भी कहा जाता है, न्यूरॉन या फिर नर्व सेल दोनों कहा जाता है। तो ऑप्शन सी वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों बोटनिकल नेम ऑफ टच मी नोट प्लांट, टच नोट मी प्लांट। दोस्तों एक पौधा होता है छुई मुई का पौधा, आपने देखा भी होगा, अगर उसको हाथ लगाते हैं तो वो मुरझा जाता है, छुई मुई, ठीक है ना, हाथ लगाते हैं तो वो मुरझा जाता है, टच नोट मी इसका नाम होता है। इसका दोस्तों आपको बोटनिकल नेम यानी वनस्पति के नाम बताना है क्या होगा। पहला दोस्तों पाइसम सेटाइवम, दूसरा है माइमोसा प्यूडिका, तीसरा है हिबिस्कस रोजा साइनेसिस, और चौथा है दोस्तों एरेकिस हाइपोजिया। तो आपको बताना दोस्तों इनमें से कौन सा बोटनिकल नेम है टच नोट मी यानी कि छुई मुई पौधे का, तो आपको बताना है। दोस्तों सबसे पहले बात करें पाइसम सेटाइवम की, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था दोस्तों। पाइसम सेटाइवम ये दोस्तों पी यानी मटर का दोस्तों क्या होता है बोटनिकल नेम होता है, भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, किसका, मटर का दोस्तों बोटनिकल नेम होता है। दोस्तों जो माइमोसा प्यूडिका है, ठीक है ना, मिमोसा प्यूडिका भी इसको बोल देते हैं, ये दोस्तों टच नोट में यानी कि छुई मुई पौधे का बोटनिकल नेम होता है। तो ऑप्शन बी वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों हिबिस्कस रोजा साइनेसिस, हिबिस्कस रोजा साइनेसिस ये दोस्तों एक फ्लावर का नेम है, बोटनिकल नेम है, चाइनीज फ्लावर होता है दोस्तों हिबिस्कुस, ठीक है ना, हिबिस्कुस दोस्तों एक चाइनीज फ्लावर है, उसका दोस्तों क्या है बोटनिकल नेम है। उसके बाद दोस्तों एरेकिस हाइपोजिया, एरेकिस हाइपोजिया दोस्तों मूंगफली जिसको पीनट या ग्राउंडनट बोल देते हैं, मूंगफली का दोस्तों क्या है बोटनिकल नेम है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन इज मेजर्ड बाय, मनुष्य में रक्तचाप को नापा जाता है किसके द्वारा, आपको बताना है। पहला स्टेथोस्कोप, दूसरा है स्फिग्मो मैनोमीटर, दूसरा दोस्तों हाइग्रोमीटर, और उसके बाद है दोस्तों ग्लूकोमीटर। तो आपको बताना है दोस्तों जो ब्लड प्रेशर है बीपी कहते हो है ना, रक्तचाप है, उसको किसके द्वारा मापा जाता है, ये आपको दोस्तों पता होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये दोस्तों मापा जाता है जो हमारा स्फिग्मो मैनोमीटर होता है, स्फिग्मो मैनोमीटर इसके द्वारा दोस्तों ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। तो ऑप्शन बी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। और एक बात और आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, जो स्टेथोस्कोप है, स्टेथोस्कोप से क्या मापते हैं दोस्तों, हार्ट बीट का रेट है वो मापी जाती है स्टेथोस्कोप से, आपने देखा होगा डॉक्टर मापते हैं। और एक बात जो नॉर्मल रेट होती है दोस्तों एडल्ट में हार्ट बीट की वो कितनी होती है भी आपको पता होना चाहिए, लगभग 60 से 100 के बीच में होती है, ठीक है ना। और सबसे अच्छी जो रेट मानी जाती है वो कितनी होती है 72, ठीक है ना, 72 पर मिनट। एक मिनट में हमारा दिल कितनी बार धड़कता है 72 बार, और वो 60 से दोस्तों अगर 100 के, वैसे तो जिसकी 72 है दोस्तों हार्ट बीट बिल्कुल सही है, लेकिन 60 से 100 के बीच में वो भी लगभग सही है, जिसकी दोस्तों या तो 100 से ऊपर चली गई या 60 से नीचे चली गई उसमें दोस्तों दिक्कत है, ठीक है ना। अगर दोस्तों हार्ट बीट है जो आपने जो 100 से ऊपर चली गई तब भी दोस्तों दिक्कत है, ठीक है ना। इसको दोस्तों क्या कहते हैं, जब 100 से ऊपर चली जाती है इसको कहते हैं टैकीकार्डिया। और अगर दोस्तों 60 से नीचे चली गई, ठीक है ना, 60 से नीचे चली गई बिलो 60, इसको दोस्तों हम कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। तो दोस्तों दोनों में दिक्कत है, 60 से 100 के बीच में नॉर्मल होती है और 72 वैसे अच्छी मानी जाती है, ठीक है। हाइग्रोमीटर दोस्तों ह्यूमिडिटी को मापने के लिए या वाटर वेपर की जो प्रेजेंस होती है एयर में उसको मापने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों अगर हमें
मापनी है कि ब्लड में कितनी शुगर है, ठीक है ना, ग्लूकोज का लेवल मापना है, उसके लिए किसका यूज़ किया जाता है, ग्लूकोमीटर का यूज़ किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है कैस्कटा यानी अमरबेल। ये दोस्तों आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, कैस्कटा यानी अमरबेल क्या होती है दोस्तों, पैरासाइट होती है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग इज प्रिवेंशन बाय, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड विषता को रोकता है, कौन रोकता है, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, व्हाइट ब्लड सेल या फिर प्लेटलेट्स। तो आपको बताना है दोस्तों जो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है उसको कौन रोकता है, उसको रोकता है दोस्तों हीमोग्लोबिन। ऑप्शन ए वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 है ह्यूमन सलाइवा कंटेन्स द डाइजेस्टिव एंजाइम, मानव लार में एक पाचक प्रवर होता है वो कौन सा होता है, पैक्टिनेज, सेल्यूलोज, एमिलेज या फिर दोस्तों प्रोटीएज। तो आपको बताना है मानव लार सलाइवा में दोस्तों क्या होता है, कौन सा दोस्तों डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। तो आपको पता होगा दोस्तों उसमें क्या होता है, एमाइलेज होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 फूड इनटेक इन अमीबा इज कैरिड आउट बाय, यानी अमीबा में किसके द्वारा भोजन ग्रहण होता है। अमीबा में दोस्तों अमीबा आपको पता है भोजन किस प्रकार ग्रहण करता है और आपको बताना है। पहला दोस्तों वैक्यूल्स यानी रिक्तिकाओं के द्वारा, दूसरा है सीलिया के द्वारा, तीसरा है फ्रैगला के द्वारा, चौथा दोस्तों शूडोपोडिया के द्वारा यानी कूटपाद द्वारा। तो आपको पता होगा दोस्तों जो अमीबा है उसका मुंह नहीं होता, वो क्या करता है जो उसके कूटपाद होते हैं जिनको दोस्तों शूडोपोडिया कहते हैं, उनकी हेल्प से दोस्तों मतलब कि कोई भी फूड है उसको इनटेक करता है, उसको ग्रहण करता है। तो ऑप्शन डी वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 है ऑर्गेनिजम्स विच मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, उसको क्या बोलते हैं, यानी जीव जो अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और जल से खुद बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं। तो जो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन बनाते हैं उन्हें क्या कहेंगे, पहला दोस्तों फोटोट्रोफ्स प्रकाश पोषी, दूसरा हिट्रोट्रोफ परपोषी, तीसरा ऑर्गेनोट्रोफ कार्बन पोषी और चौथा दोस्तों पैरासाइट यानी कि परजीवी। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा ऑटोट्रोफ और हिट्रोट्रोफ के बारे में। ऑटोट्रोफ दोस्तों स्वपोषी होते हैं और हिट्रोट्रोफ दोस्तों परपोषी होते हैं, ठीक है ना। जो ऑटोट्रोफ्स होते हैं स्वपोषी, वो क्या करते हैं दोस्तों अपना खुद का खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, और इनको हम प्रोड्यूसर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। लेकिन जो हिट्रोट्रोफ होते हैं दोस्तों ये क्या है अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ठीक है ना, ये डिपेंडेंट रहते हैं ग्रीन प्लांट्स पे दूसरे पे, यानी जो प्रोड्यूसर है उन पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है ना। एक होता है दोस्तों ऑर्गेनोट्रोफ कार्बन पोषी। ऑर्गेनोट्रोफ्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स दोस्तों जो हाइड्रोजन हो गया, ठीक है ना, उससे दोस्तों क्या है मतलब कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं दोस्तों, ऑर्गेनिक सब्सट्रेट है उनसे भोजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। एन ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्गेनिक सब्सट्रेट्स, जो ऑर्गेनिक सब्सट्रेट्स हैं उनसे इलेक्ट्रॉन या फिर हाइड्रोजन ऑब्टेन करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनोट्रोफ कहते हैं, कार्बन पोषी, ठीक है ना। और पैरासाइट तो दोस्तों आपने पता होगा जो दोस्तों जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है, कोई अदर ऑर्गेनिजम्स है उसके ऊपर निर्भर करते हैं, उसके अंदर रहते हैं और वहीं से दोस्तों अपना खाना खाते हैं, जो वो खाता है उसी से अपना भोजन करते हैं, वो पैरासाइट्स यानी परजीवी होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से जो बनाते हैं दोस्तों उनको हम क्या कहते हैं, फोटोट्रोफ्स कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है विच वन ऑफ दीज इज नॉन लिविंग इन ए प्लांट, पौधों में कौन सा एक निर्जीव है आपको बताना है। पहला है जाइलम वेजल यानी जाइलम वाहिनी, दूसरा दोस्तों फ्लोएम पैरेन्काइमा यानी पोषवाह पैरेन्काइमा, तीसरा है दोस्तों पैलिसेड सेल्स यानी खंभ कोशिकाएं, चौथा दोस्तों पिथ सेल्स यानी मज्जा कोशिकाएं। ये दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक निर्जीव होता है प्लांट्स में। इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट में बताना है, साथ ही आपको बताना है 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। और दोस्तों अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी और ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो हम लेकर आएँ उनकी नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।